50% से ज्यादा भारत की पुलिस मुसलमानों को अपराधी समझती है। जेल में मुसलमानों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या की प्रतिशत से ज्यादा है। देश में सिर्फ 3% सरकारी नौकरियां मुसलमानों के पास है। देश के सिर्फ 4% मुसलमानों के पास कॉलेज की डिग्री है। भारतीय कंपनियों में सिर्फ 3% लोग मुसलमान हैं। देश भर में मुसलमानों के साथ मकानों के मुद्दे पर भेदभाव किया जाता है। क्या भारत में मुसलमान होना एक जुर्म है? आज मुसलमानों की यह स्थिति क्यों है? भारत के मुसलमान अपनी यह स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो भेदभाव किया गया हो वह आगे आने वाली नस्लों के साथ ना किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और रिश्तेदारों के साथ प्रताड़ना ना किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति भारत में सुधरे, तो यह वीडियो आखिरी तक देखें और जानें कि भारत के मुसलमान आज क्या कर सकते हैं। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव के जमीनी सच क्या है। इसे हम भारतीय पुलिस, भारत की न्याय प्रणाली, भारत के जेलों की आबादी, भारत की कंपनियों में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व, उच्च शिक्षा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, यह सारे दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमान आज क्या कर सकते हैं। हम 2 ऐसे उदाहरण भी पेश करेंगे जिससे मुसलमान अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और आगे आने वाली नस्लों के साथ अपने समुदाय को मजबूत बना सकते हैं और आज जो हमारे साथ प्रताड़ना किया जा रहा है उसे रोक सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमानों की स्थिति आज क्या है। 2018 की टाटा ट्रस्ट की स्टडी स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया हमें यह बताती है कि 50% से ज्यादा भारत के पुलिसकर्मी यह अनुभूति रखते हैं कि भारत के मुसलमान दूसरे समुदायों की तुलना में आपराधिक गतिविधियां करते हैं और इसी कारण भारत के मुसलमानों को दूसरी समुदायों की तुलना में ज्यादा अरेस्ट किया जाता है। और जेलों की जनसंख्या से यह पता चलता है कि जब भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत 14% है, 20% जेलों की जनसंख्या मुसलमानों की है। यह देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर जनसंख्या के प्रतिशत से 2 प्रतिशत से मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है। उनको औसतन 10 साल जेलों में रखा जाता है। उनकी जिंदगियां बर्बाद की जाती है। यह उन राज्यों में ज्यादा है जिन राज्यों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पुलिस में कम है और इसको सुधारने के लिए मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व पुलिस में बढ़ाना पड़ेगा। और यही चीज हम भारतीय न्याय प्रणाली में देखते हैं, जहां पर सिर्फ 4% जज देश के मुसलमान हैं और अधिकतर जज उच्च जाति के हैं और SC ST जजेस की पोस्ट भरी नहीं जाती है। और यही भेदभाव मुसलमानों के खिलाफ मकानों के लिए किया जाता है, जहाँ पर कुछ शहरों में मुसलमानों को दूसरे समुदायों के साथ रहने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक दंगों की संभावना बढ़ती है। और यह स्टडी बताती है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में दंगे क्यों होते हैं और जयपुर और लखनऊ में दंगे नहीं होते। और यही भेदभाव सरकारी नौकरियों में किया जाता है, जहां पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि देश में सिर्फ 3% सरकारी नौकरियां मुसलमानों के पास हैं और भारत की सेना में सिर्फ 3% सैनिक मुसलमान हैं। यह आपने देखा होगा कि ये 3 और 4% बहुत ज्यादा जगहों पर आता है। 4% जज, 3% सरकारी नौकरियां, 3% देश में सैनिक, भारतीय कंपनियों में 3% मुसलमान कर्मचारी। और इसका हम संबंध निकालने की कोशिश करें तो हमें यह समझता है कि या तो मुसलमान अपने आप को देश में भेदभाव का शिकार समझ सकते हैं, या तो यह देख सकते हैं कि भारत में कॉलेज डिग्री पाने वाले सिर्फ 3% लोग मुसलमान हैं, कि 40% से ज्यादा मुसलमान इस देश के अशिक्षित हैं। यह समुदायों में सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिशत है जहां पे लोग अशिक्षित हैं और मुसलमानों की औसतन पढ़ाई इस देश में सिर्फ 6वीं पास है। यह सारी मुश्किलात जो हमने आपको बताई हैं उसका कारण साफ तरीके से शिक्षा है। अगर औसतन मुसलमान इस देश में सिर्फ 6वीं पास करेंगे, उनमें से 40% से ज्यादा अशिक्षित रहेंगे और सिर्फ 3% आगे जाकर कॉलेज से डिग्रियां पाएंगे, तो सिर्फ 3% सरकारी नौकरियां पा पाएंगे, 3 से 4% जज बन पाएंगे, 3 से 4% भारतीय कंपनियों में काम कर पाएंगे। और इस शिक्षा के कारण मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाएगा। और इस समस्या के समाधान के लिए हम आपके सामने 2 उदाहरण पेश करेंगे। एक अहमद रशीद शेरवानी का उदाहरण है, जहां पर उन्होंने 40 साल तक देश के मुसलमान स्कूलों में प्रयोग किया और स्कूलों का शिक्षा का स्तर बढ़ाया। और दूसरा उदाहरण एक तुरंत परिणाम देने वाला उदाहरण है, जिसे सुजाता मित्रा ने देश भर के गाँव में और छोटे शहरों में किया, जिसे इस्तेमाल कर विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाया और उसे आज की तारीख में देश भर में लागू करना काफी आसान है। अहमद रशीद शेरवानी की कहानी की शुरुआत
एक संवाद से होती है जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ की, जिसमें उन्होंने 1970 के दशक में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात की और कैसे सिर्फ 2% सरकारी जॉब्स में और 3% कॉलेज डिग्री पाने वाले मुसलमान हैं। इस मुद्दे पर बात करते करते इंदिरा गांधी ने उन्हें यही कहा कि जब तक भारत के मुसलमान पढ़ नहीं पाएंगे तब तक अपना स्तर कैसे सुधार पाएंगे। इससे अहमद रशीद शेरवानी क्रोधित हुए और उन्होंने सच जानने की कोशिश की और उन्होंने विश्वविद्यालयों से आंकड़े निकालकर समझने की कोशिश की कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा में कितना है। और सीबीएसई और विश्वविद्यालयों से उन्हें यह पता चला कि जब मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बहुत कम था तब भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा में सिर्फ 2 या 3% ही था। और मुसलमानों के लिए यह सोचने की बात है कि 40 साल में मुसलमानों का स्तर सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा में 2 या 3% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अहमद रशीद शेरवानी ने मुसलमान स्कूलों की तरफ तवज्जो किया और जानने की कोशिश की क्यों कुछ स्कूल जो अधिकतर मुसलमान हैं बेहतर कर पाते हैं और कुछ स्कूल बेहतर नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते हैं उनको कैसे सुधारा जाए। और उन्होंने अलग अलग स्कूलों के विषय के हिसाब से विश्लेषण किया और जिस विषय में जो स्कूल आगे थे वो स्कूलों के शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी और प्रधान अध्यापकों को लिखकर जो विषय में वह स्कूल औसतन स्कूलों से पीछे थे उन्हें सुधारने को कहा। और उर्दू अखबारों में अच्छे शिक्षकों के बारे में लेख लिखे, प्रोत्साहन राशि के बारे में कहा और मुसलमान स्कूलों के सारे शिक्षकों को इन लेखों के द्वारा प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शिक्षकों ने अपने सुधार के लिए मेहनत करना चालू की, अपने छात्रों से ज्यादा मेहनत करवाई और वह स्कूल जो यह प्रयोग में शामिल थे उनका पास प्रतिशत 10वीं का 30% से बढ़कर 90% हो गया। इस तरह उन्होंने स्कूलों का विश्लेषण कर विषय के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देकर उर्दू न्यूज़पेपर में लेख लिखकर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया। पर उन्हें यह करने के लिए लगातार 30 साल का प्रयास लगा। अब हम सुजाता मित्रा के होल इन द वॉल प्रयोग की बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने देश भर के छोटे गांवों में और छोटे शहरों में यह प्रयोग का इस्तेमाल किया। उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए, वहां पर बच्चों के लिए कंप्यूटर लगाए, सोलर पावर से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी, हर गांव में एक व्यक्ति को उन कंप्यूटर के लिए जिम्मेदार बनाया और उस गांव के छात्रों को एक विषय के बारे में कंप्यूटर के द्वारा अभ्यास करने को कहा और 2 महीने बाद वापस आकर उसी विषय पर छात्रों की परीक्षा ली। उन्होंने यह समझा कि हर गाँव में छात्रों ने अपने छोटे छोटे समूह बना लिए और अपनी जिज्ञासा से उस विषय का शोध किया, एक दूसरे से उस विषय के बारे में बातें की, अपनी समझ बढ़ाई और 2 महीने बाद परीक्षा में उन छात्रों के अंक कक्षा के प्रशिक्षित छात्रों के बराबर थे। उन्होंने यही प्रयोग बच्चों की अंग्रेजी सुधारने के लिए किया, बच्चों का गणित सुधारने के लिए किया, बच्चों का विज्ञान सुधारने के लिए किया और इसके लिए हर गांव में जो जिम्मेदार व्यक्ति रखा गया था उसका प्रोत्साहन बहुत जरूरी था, उसकी मदद जरूरी थी। और यही प्रयोग भारत के मुसलमान अपने गाँव में और छोटे शहरों में कर सकते हैं, जो आज की दुनिया में काफी आसान है, जिससे मुसलमान अशिक्षित ना रह पाए, अंग्रेजी सीख पाए। एक कंप्यूटर के द्वारा, एक सोलर पैनल के द्वारा और एक मोबाइल कनेक्शन से बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, उन्हें कक्षा में पढ़ाए गए सभी विषय पढ़ाए जा सकते हैं और इस प्रयोग से भारत में मुसलमानों की अशिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत कम हो सकता है। बच्चे दुनिया भर के बच्चों के स्तर पर पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा में अपना प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, सरकारी नौकरियां पा सकते हैं, IAS IPS जैसे एग्जाम पास कर सकते हैं, पुलिस में नौकरियां कर सकते हैं, भारत में जज बन सकते हैं और मुसलमानों की स्थिति जो आज है और जो 40 साल पहले भी वही थी उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए हम आपसे मदद चाहते हैं। आप में से कोई भी यह प्रयोग अपने गाँव में और छोटे शहरों में कर सकते हैं, मुसलमान इलाकों में कर सकते हैं, जहाँ पर एक कंप्यूटर लगाएं, उसके लिए बिजली की व्यवस्था करें, बच्चों को जमा कर एक विषय दें, बच्चों में से एक बच्चे को उस कंप्यूटर के लिए जिम्मेदार बनाएं और 2 महीने बाद उनकी परीक्षा लें और हमारे साथ इस प्रयोग का परिणाम शेयर करें। हम जरूर आपसे बात करेंगे, हम परिणाम सुधारने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करेंगे यह प्रयोग हमारे समुदाय में किया जा सकता है और उसे हम कैसे सफल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और सोच पसंद आती है तो यह वीडियो लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सुधार के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम अपने समुदाय में यह प्रयोग कर पाएं और इसे सफल करने की कोशिश कर पाएं। देश के मुसलमान जाग चुके हैं, अगर हम सुधरेंगे नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है, चलिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते।